गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज शिवशंकर सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम जो है वो लर्निंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग अर्थात सीखना और सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत में हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम जो है समझ लेते हैं कि लर्निंग होता क्या है। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चूँकि हम बीएड, डीएड, एमएड और विभिन्न प्रकार के टेट से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। तो आइए संक्षेप में ये समझ लेते हैं कि लर्निंग कहते किसे हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अगर अभ्यास के कारण या अनुभव के कारण या प्रशिक्षण के कारण, ये सब के कारण उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार का उत्तरोत्तर सुधार, उन्नति या परिमार्जन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, तो उसे ही हम जो है वो सीखना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो जलती हुई मोमबत्ती को खिलौना समझकर छू लेता है, लेकिन जल जाने के बाद उसको ये अनुभव होता है कि भाई इस तरह की चीज़ हमको नुकसान पहुंचा सकती है और दोबारा उसको छूने से डरता है। तो उसके जो व्यवहार में यह परिवर्तन हुआ वो किसके कारण हुआ? अनुभव के कारण हुआ। उसको अनुभव हो गया कि जलती हुई चीज़ को अगर हम छुएंगे तो वो हमको जला सकती है। तो ये व्यवहार में परिवर्तन जो है वही सीखना कहलाता है। इसके अलावे आप ये देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा जो है भूख लगती है और दर्द के कारण वो जो है रोता है, तो माँ आती है, दूध पिला करके वापस अपने कामों में लग जाती है। ऐसा बार बार जब होता है, रिपीट होता है, तो उस बच्चे को ये एहसास होता है कि जब जब हम रोते हैं तब माँ आकर के हमको दूध पिला के जाती है। इसका मतलब है कि माँ को पास बुलाने के लिए रोना पड़ेगा। और ये जब बच्चा सीख जाता है तो अकेले जब भी होता है तो वो माँ को पास नहीं देखता है, तो उसको पास बुलाने के लिए जानबूझ करके भी रोने लगता है। तो उसके व्यवहार में ये परिवर्तन जो है वो सीखने के कारण ही आता है। अक्सर हाँ, हमारे घर में क्या होता है, पेट्स वगैरह होते हैं। अब उन पेट्स में क्या होता है, शुरू शुरू में बच्चा जो है उसके मुंह में उंगली डाल देता है, उसका कान खींच लेता है। लेकिन वही पेट्स या पालतू जानवर जो होते हैं, अगर वो हमको नोच ले या काट ले उनको, तो क्या होता है, वो दोबारा उसके पास जाने से डरते हैं। तो ऐसा उनके व्यवहार में वो जो परिवर्तन आता है वो सीखने के कारण ही आता है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं एक दो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, वुडवर्थ जो हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका मानना था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है या सीखना कहलाता है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। तो वुडवर्थ का एक ध्यान में रखिएगा। दूसरा परिभाषा जो है वो हम लोग ले लेते हैं गेट्स एंड अदर्स की। ठीक है, तो देखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा मानव व्यवहार में होने वाला परिमार्जन ही अधिगम है, ये मानना था गेट्स और अदर्स का। तो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन इन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये हम दो परिभाषा इसलिए लिए हैं क्योंकि इस परीक्षा में लिखते समय अक्सर हम मनोवैज्ञानिकों के नाम जो होते हैं भूल जाते हैं। तो वैसी स्थिति में वुड से बना होता है गेट, है ना, लकड़ी से गेट बना हुआ होता है। वुड मतलब होता है लकड़ी, और लकड़ी से बना होता है गेट। तो वुडवर्थ और गेट का जो है वो ये दो परिभाषाएं आप याद रख सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग की, वो सभी कारकों की जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। देखिए, सीखने की प्रक्रिया एकाएक संपन्न नहीं हो जाती, बल्कि वो जो है कई कारकों से प्रभावित होती है। कब सीखने की प्रक्रिया कब तेज होगी, कब धीमी होगी, ये सब जो है कारक ही तय करते हैं। ठीक है, तो बालक, आइए हम लोग जो है मुख्य रूप से बालक से संबंधित या शिक्षार्थी प्रक्रिया और कार्य से संबंधित जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है शिक्षार्थी से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें कि पहला आ जाता है शिक्षार्थी का या बालक का जो है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट और चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि अगर हमारा शरीर थका हुआ है, बीमार है या तनावग्रस्त है या किसी प्रकार की चिंता से युक्त है,
तो वैसी स्थिति में क्या होता है, हमें सीखने में परेशानी होती है, हमारा दिमाग जो है एकाग्रचित नहीं हो पाता है। तो वैसे थके हुए, बीमार या तनावग्रस्त जो व्यक्ति की अपेक्षा जो होता है, वो स्वस्थ शरीर वाला या स्वस्थ मानसिक और शारीरिक स्थिति वाला व्यक्ति जो है वो जल्दी सीख जाता है। उसकी स्मृति, रुचि और परिपक्वता और एकाग्रता जो होती है वो उसके आयु के अनुरूप ज़्यादा अच्छी होती है। अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है तो वो तेज़ी से सीखेगा, और अगर शारीरिक एवं मानसिक रूप से वो व्यक्ति बीमार है, तनावग्रस्त है, तो वो एकाग्रचित होकर के ध्यानपूर्वक नहीं सीख पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सीखने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। तो वैसे में हम कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है बालक का, वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अभिप्रेरणा। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसके पहले हमें अभिप्रेरित होना चाहिए। ठीक है। या बच्चों को हम कोई भी चीज़ सिखाना चाहते हैं तो उसको अभिप्रेरित कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि अभिप्रेरणा से ही बच्चों के अंदर में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। कोई भी छात्र जितना ज़्यादा अभिप्रेरित होगा वो उतना ही तेजी से सीखेगा। इसके विपरीत अगर कोई भी बच्चा अभी सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा तो वो सीखने में रुचि नहीं लेगा, एकाग्र नहीं, मन नहीं लगाएगा, और वैसी स्थिति में जो है वो सीखने की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि अगर रुचिकर लगेगा तो बच्चा निश्चित रूप से उसमें ध्यान देगा, और अभिप्रेरणा ही जो है वो बच्चों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करती है। तो शिक्षक को जो है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके, मनोरंजनात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अब बच्चों को बताना चाहिए, ताकि वो सीखने के लिए रुचि ले। ठीक है। उचित वातावरण को तैयार कर, देखिए प्रॉपर इन्वायरमेंट को अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो कैसे जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अधिगम पर जो है वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर हम शांत वातावरण में, सुविधापूर्ण वातावरण में, जहाँ की लाइट वगैरह सब अच्छा हो, हवादार वातावरण रहे, तो वैसे वातावरण में जो है अगर हम कोई भी चीज़ को बच्चे को सिखाएंगे या शिक्षार्थी को सिखाएंगे तो वो प्रसन्नतापूर्वक जो है या खुश होकर के, एकदम एकाग्रचित होकर के कोई भी चीज़ को सीखेगा। इसके विपरीत अगर मान लीजिए शोरगुल वाले या बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला जहाँ हो रहा हो, या असुविधाजनक वातावरण में अगर हम बच्चे को कोई भी चीज़ को सिखाते हैं तो वहाँ बच्चा जो है वो चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाता, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो एकाग्र नहीं हो पाता। अगर सीखता भी है तो वो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वातावरण होता है जहाँ पे हम सिखा रहे हैं वो भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। लाइट कम रहेगा तो भी बच्चे को पढ़ने में, सीखने में दिक्कत होगी। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तब भी बच्चे को सीखने में बहुत दिक्कत होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थी संबंधी कारकों में जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है, या बच्चे को जो हम अभिप्रेरित करते हैं वो, और जो उचित वातावरण है, ये माहौल जो होता है वो जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब प्रक्रिया से संबंधित कारकों की अगर हम बात करें, प्रोसेस रिलेटेड लर्निंग फैक्टर्स की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि देखिए अभ्यास जो है उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर कोई भी चीज़, कहा भी गया है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति जो है दक्ष या एक्सपर्ट हो जाता है, निपुण हो जाता है। तो कहावत भी है कि करत करत अभ्यास से जड़ी मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिलते परत निशान। बार बार के आने जाने से क्या होता है, पत्थर जैसे कठोर चीज़ पर भी निशान पड़ सकता है। तो बार बार अभ्यास करने से कठिन चीज़ भी जो है वो आसान हो जाती है। तो अगर हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छे से और अस्थायी रूप से जो है कोई भी चीज़ को सीख पाएंगे। इसके विपरीत अगर कम अभ्यास करेंगे तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया संबंधी पहला कारक है। इसमें अगर हम अधिगम क्रियाओं की सक्रिय भागीदारी की बात करें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, तो इसके अंतर्गत में क्या होता है, सीखना को शुरू से ही बोला गया है कि एक सक्रिय प्रक्रिया है।
क्यों सक्रिय प्रक्रिया है? क्योंकि जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, वो जितना अधिक सक्रिय होकर के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके और कोई भी चीज़ को सीखेगा, उससे संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा तो वो उतना ही जल्दी सीखेगा, उतना ही जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा जल्दी सीखेगा। इसके विपरीत अगर वो उदासीन बैठा रहता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, कम एक्टिव रहता है, तो वो विषय वस्तु को अच्छे से नहीं सीख पाएगा या उस कार्य को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सक्रिय भागीदारी जो बच्चों की होती है वो भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तीसरा कारक देख लेते हैं, समय सारणी का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टाइम टेबल। देखिए, प्रक्रिया संबंधी कारकों में जो है वो समय संबंधी कारक भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। लचीली और जो बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके जो या थकावट के जो सिद्धांत हैं या जो विषयों के सापेक्ष महत्व या विषय की कठिनाई स्तर को ध्यान में रख करके या कालांतर इंटरवल वगैरह को सिद्धांतों को ध्यान में रख करके जो बनाई गई समय सारणी है उसमें बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। इसके विपरीत अगर इसको ध्यान में नहीं रखता है लोग तो और समय सारणी अगर बना देता है या टाइम टेबल बना देता है विद्यालय का, तो उसके द्वारा जो बच्चे सीखते हैं वो ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होते हैं। यहाँ पे लचीली कहने का मतलब क्या है कि उस ऐसा टाइम टेबल जिसमें ज़रूरत के मुताबिक बदलाव किया जा सके, बच्चों को मनोविज्ञान को ध्यान में रख के मतलब और थकावट के सिद्धांतों को ध्यान में रख कर। इसका मतलब है क्या कि देखिए, जब शुरू में क्लास जाता है बच्चा तो क्या होता है कि वो जो है ज़्यादा एनर्जी के साथ जाता है, तो शुरू में बोलता है कि कठिन विषयों जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इस सब को शुरू में ही रख दीजिए। और बाद में जो है लास्ट के समय में बच्चा जब पढ़ते पढ़ते थक जाता है तो लास्ट के समय में ड्राइंग हो गया, म्यूजिक हो गया, गेम्स हो गया, ऐसे चीज़ों को रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके और थकावट के सिद्धांतों को ध्यान में रख करके उसको जो है टाइम टेबल अगर बनाते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। विषयों के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखकर, विषयों के सापेक्ष महत्व का मतलब है कि कठिन विषय को शुरू में और जो आसान विषय है उसको इंटरवल के बाद में या टिफिन के बाद में अगर रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा टाइम टेबल माना जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं इसमें ध्यान में रखने वाली। अब अगर हम कार्य संबंधी कारक को देख लेते हैं, कार्य संबंधी टास्क रिलेटेड लर्निंग फैक्टर्स की चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या है, पहला है कार्य की समानता, सिमिलरिटी ऑफ टास्क। यदि किसी कार्य को अगर पहले से सीखा गया हो और उसी के समान कोई नए कार्य को सीखने के लिए दिया जाए तो बच्चे को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि वैसा काम वो पहले भी कर चुका होता है। यदि मान लीजिए कि जैसे कहा जाता है ना कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल चलाना जल्दी सीख जाता है। कारण क्या है, क्योंकि वो दोनों कार्यों में जो है बहुत हद तक समानता होती है। तो जब कार्यों की समानता अधिक होगी, जो पुराना कार्य है और नए कार्य हैं, इन दोनों कार्यों में अगर जब समानता अधिक होगी तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। इसके विपरीत अगर बिल्कुल नया काम है तो कठिन काम है तो वो बच्चों को ज़्यादा कठिनाई होती है, ज़्यादा जटिल लगता है और उसमें विशेष प्रयास करने की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि कार्य की जो समानता है वो बच्चे के सीखने की परिस्थिति को जो है वो प्रक्रिया को जो है वो प्रभावित करता है। अगर हम बात करें कार्य की विषय वस्तु या संरचना की, तो वो भी जो है कार्य की विषय वस्तु या संरचना, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टास्क, ये भी जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कठिन जो होता है या जटिल या निरर्थक बातों का जिसमें समावेश ज़्यादा किया हो, ये उसके अपेक्षा सरल, सहज और सार्थक बातों वाली चीज़ें जो है बच्चे को जल्दी समझ में आ जाती हैं, जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। इसके विपरीत यदि विषय वस्तु जो है उसमें बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप अगर शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो, जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो वैसे जो विषय वस्तु हैं वो बच्चों के लिए रुचिकर नहीं हो जाते, बोरिंग हो जाते हैं और वैसे में बच्चों को सीखने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कार्य की विषय वस्तु होती है वो या कार्य की जो विषय वस्तु की संरचना होती है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कार्य की समय अवधि या लंबाई। लंबा कार्य जो होता है वो
रुचिकर नहीं होता है, उबाऊ लगने लगता है। दिन भर अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो क्या होगा, उबाऊ लगने लगेगा, एक ही दिन में सब्जेक्ट खत्म हो जाता। लेकिन लोग क्या करते हैं, चेंज कर करके पढ़ाते हैं। हाँ, तो इससे क्या होता है, कोई भी कार्य अगर लंबा समय तक चलता है तो वो ज़्यादा उबाऊ और लगने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। जबकि कम समय अवधि वाला कार्य जो है वो सरल और रुचिकर लगता है बच्चों को। तो वैसे में क्या करना चाहिए, हम कह सकते हैं कि मतलब कोई भी कार्य को बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्य की जो लंबाई है या कार्य की जो समय अवधि होती है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। लंबा कार्य अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रुचिकर नहीं होता है। अगर जो कम समय अवधि वाला कार्य होता है वो ज़्यादा रुचिकर होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो सीखना है वो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप मानव के व्यवहार में होने वाला एक प्रकार का अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। और मुख्य रूप से जो है सीखने की प्रक्रिया कब होगी, कैसी होगी, कितनी होगी, ये जो है वो सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। अतः एक शिक्षक को जो है छात्रों को कोई भी बात सिखाने से के समय मुख्य रूप से जो है इन कारकों का ध्यान अवश्य रख लेना चाहिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।